हेलो दोस्तों, तो सीखा एनएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो हम लोग सर्विस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे आज। स्वास्थ्य समस्याएं एवं नीति के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य समस्याएं एवं नीति। पहला हेडिंग है राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्याएं। इसमें स्वास्थ्य समस्याएं जब पूरे राष्ट्र के लिए समस्या बन जाती है और समुदाय के लोगों को प्रभावित करती है, तब वह राष्ट्रीय समस्या के दृष्टिकोण से आंका जाता है, मतलब मापा जाता है। जैसे कोई भी समस्या जब वो पूरे समुदाय को प्रभावित करे तो वो क्या एक राष्ट्रीय समस्या बन जाती है। तो इसमें पहला पॉइंट है भारतीय समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है संक्रामक एवं छूत रोगों की समस्या, जो एक दूसरे से फैलने वाले रोग है उसकी समस्या। तो इसमें होगा मलेरिया, टीबी, कॉलरा, डिप्थीरिया, डायरिया, डिसेंट्री आदि अनेक ऐसे रोग हैं। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। टीबी रोग है तो टीबी वाले जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति हैं उनके अगर संपर्क में आएंगे तो टीबी होगा। कॉलरा या हैजा जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर डिप्थीरिया हो गया, ये बच्चों में पाया जाता है, श्वास लेने में उसको कठिनाई होती है। डायरिया जिसको अतिसार भी कहते हैं। डिसेंट्री खूनी पेचिश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आदि रोग हैं क्या एक दूसरे से फैलने वाले रोग हैं। दूसरा है पोषाहारी शिक्षा। स्वास्थ्य सर्वेक्षण से इस बात के संकेत प्राप्त हुए हैं कि भारतीय खान पान में प्रायः कैलोरीज, प्रोटीन की कमी रहती है, जिस कारण पोषाहारी समस्या उत्पन्न होती है। जितना लोग को कैलोरी या प्रोटीन या पोषक तत्व की जरूरत होती है उतना वो लोग नहीं ले पाते, अपने भोजन में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो वो पोषाहारी शिक्षा में आता है। क्या करना, लोगों को सही पोषण के बारे में जानकारी और शिक्षा देना है, किसको, समुदाय के लोगों को, कि पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, हमें पोषण क्यों करना चाहिए, ये सब के बारे में बताना, जो कि समुदाय के लोग नहीं कर पाते। जितना भोजन उन लोग को पोषक तत्व लेना चाहिए वो लोग नहीं ले पाते हैं। यह भी एक समुदाय की समस्या ही है। तीसरा है वातावरण की स्वच्छता की समस्या। इसमें दो समस्याएं हैं, शुद्ध पेय जल आपूर्ति एवं दूसरा मल मूत्र का विसर्जन ठीक से न होना। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल आपूर्ति मतलब जो शुद्ध हम लोग को पानी पीना चाहिए उसकी भी क्या है भी समस्या है, और मल ठीक से न हो पाना, मतलब ग्रामीण के लोग बाहर में शौचालय जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि सरकार सुविधा भी चलाई थी, घर घर टॉयलेट की भी सुविधा दी थी, उसके बावजूद भी लोग बाहर ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता की समस्या होगी वातावरण में। अगला है मेडिकल केयर की समस्या। भारतवर्ष में चिकित्सीय सुविधा पूर्ण रूप से पश्चिमी देशों के अंग्रेजी तकनीकी दवाओं पर निर्भर है। जो यह भारतवर्ष है वो पश्चिम देश जैसे अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ से अंग्रेजी दवा का तकनीक बनाया जाता है। ये भारत में अंग्रेजी दवा नहीं मिलती है, ये विदेशों से या फिर पश्चिमी देशों से लाई जाती है, क्योंकि भारत में सिर्फ आयुर्वेदिक दवा ही बनाया जाता है या फिर योगा ही होता है। अगला है मेडिकल केयर की समस्या। भारतवर्ष में चिकित्सीय सुविधा पूर्ण रूप से पश्चिमी देशों के अंग्रेजी तकनीकी दवाओं पर निर्भर है। जो भारतवर्ष है वो पश्चिमी देश हैं, जो अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, वहां से जो अंग्रेजी दवा ये पश्चिमी देशों में बनाया जाता है। वहां से अगर भारत में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो भारत क्या है, पश्चिमी देशों पे निर्भर है अंग्रेजी दवा के लिए। तो अगला है जनसंख्या की समस्या। जनसंख्या में आबादी वृद्धि के कारण यहाँ रोज अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कौन कौन समस्या हो सकती है, संसाधनों का अभाव हो गया, स्वास्थ्य समस्याएं हो गई, या फिर शिक्षा का अभाव हुआ, या फिर आर्थिक दबाव हुआ। ये सब क्या एक समस्या है। अगर जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो सबको एक समान शिक्षा नहीं मिल पाएगा। जो अमीर लोग रहेंगे, जिनके पास पैसा ज्यादा रहेगा, वही अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगर एक घर में 5-6 लोग हैं तो कोई 1 या 2 ही लोग को पढ़ा सकता है अच्छे से, 5 लोग को तो नहीं पढ़ा सकता ना। तो सरकारी में सारे लोग को भेज देगा तो फिर जो इतना शिक्षा अच्छे से मिलना चाहिए वो फिर नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या हमारे लिए क्या है, एक समस्या ही है। जो खान पान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। फिर आर्थिक दबाव, पैसे में कमी, पैसे का टेंशन होने लगेगा। जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो अधिक लोगों को खाने पीने और रहने का जगह भी कम हो जाएगा, जगह की भी कमी होने लगेगी, पेड़ पौधे फिर कटाने लगेंगे तो फिर हम क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होने लगेगा, जिससे व्यक्ति और बीमार होने लगेगा। तो जनसंख्या भी क्या है, कहीं ना कहीं एक समस्या ही है। अगला हेडिंग है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं नीतियों का विकास। भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा को समुचित ढंग से संचालित के लिए कमेटियां बनाई। उनमें से निम्नलिखित कमेटियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो भारत सरकार है वो क्या की कमेटी बनाई थी, जिसमें बहुत सारे कमेटी का योगदान था।
जिसमें पहला हुआ भोर कमेटी, दूसरा मुदालियर कमेटी, तीसरा चड्ढा कमेटी, चौथा मुखर्जी कमेटी, पांचवा जंगवाला कमेटी, छठा करतार सिंह कमेटी, सातवां श्रीवास्तव कमेटी। ये सब कमेटी थी। तो पहला है भोर कमेटी। वर्ष 1943 में एक कमेटी का गठन किया जिसके चेयरमैन सर J.S. भोर थे। इससे भोर कमेटी के नाम से जाना गया। भोर कमेटी की अनुशंसा एवं रिपोर्ट वर्ष 1946 में मिली। इसे स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी के नाम से जाना गया। जो वर्ष 1943 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। इसके चेयरमैन जो थे J.S. भोर थे, लेकिन इनको हम लोग भोर कमेटी के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1946 में दी। इनका मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवा एवं विकास कमेटी। स्वास्थ्य रिलेटेड जितना भी सेवा हो या फिर विकास तथा गांव में सभी को स्वास्थ्य सेवा सभी लोगों को क्या हो, मिल सके। ये भोर कमेटी के। दूसरा है मुदालियर कमेटी। वर्ष 1959 में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हेल्थ सर्वे एवं प्लानिंग कमेटी का गठन किया जिसके चेयरमैन डॉक्टर A.L. मुदालियर को बनाया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1962 में दी। मुदालियर कम्युनिटी जो थे उसके चेयरमैन थे डॉक्टर A.L. मुदालियर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1962 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव दिया था, तो यही सुझाव दिया था कि PSC जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको अधिक से अधिक सुधार लाना या उनके विकास के लिए सुझाव देना। तो ये PSC के बारे में कितने स्टाफ होने चाहिए, कितनी नर्स होनी चाहिए, कितने बेड की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक से अधिक विकसित बनाने का सुझाव दिया था। किन्होंने, तो मुदालियर कमेटी ने। तीसरा है चड्ढा कमेटी। वर्ष 1963 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य महानिदेशालय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर M.S. चड्ढा थे। इनका मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना। मुखर्जी कमेटी। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद भारत सरकार ने वर्ष 1966 में मुखर्जी कमेटी का गठन किया। कब किया था, 1966 में। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार और लोगों को स्वास्थ्य उनको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया था। अगला है जंगवाला कमेटी। वर्ष 1964 में डॉक्टर N. जंगवाला की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जिनकी रिपोर्ट भारत सरकार को वर्ष 1967 में प्राप्त हुई। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। जो ग्रामीण स्वास्थ्य में रहने वाले उनको जो स्वास्थ्य सेवा है उनमें क्या करना, पहले से ज्यादा सुधार लाना। तो जो जंग वाले कमेटी थे तो उन्होंने अपनी जो गठन हुआ था कमेटी का कब हुआ था, तो 1964 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी, तो 1967 में। अगला है करतार सिंह कमेटी। वर्ष 1972 में भारत सरकार ने अपने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव श्री करतार सिंह कमेटी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य कार्यक्रम के पुनर्गठन के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसे करतार सिंह कमेटी के नाम से जाना गया। ये जो थी करतार सिंह कमेटी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1973 में दिया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम या फिर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए बनाया गया था ये कमेटी। अगला है श्रीवास्तव कमेटी। वर्ष 1974 में स्वास्थ्य कार्यक्रम में मानव शक्ति के विकास के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसे श्रीवास्तव कमेटी के नाम से जाना जाता है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1975 में दी। जो श्रीवास्तव कमेटी था वो अपनी रिपोर्ट 1975 में दिया, गठन 1974 में हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य सेवा हुआ या फिर परिवार कल्याण सेवा हुआ, वो समुदाय में अच्छी तरह से उसमें सुधार ला सके समुदाय में जाके। तो इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया था। अगला हेडिंग है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं, एक राष्ट्रीय। तो पहले हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। जब कोई रोग संपूर्ण देश में व्याप्त हो एवं देश के प्राय सभी क्षेत्रों में लोगों को प्रभावित करे तथा दिन प्रतिदिन निरंतर वृद्धि होती जाए, तो वैसी परिस्थिति में उस रोग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाता है। जो भी रोग वो क्या दिन प्रतिदिन प्रभावित करते जाए, समुदाय में फैलते जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। सरकार द्वारा निम्नलिखित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये जितने भी कार्यक्रम है ये भारत सरकार द्वारा, जैसे पहला है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दूसरा है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, तीसरा है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, चौथा है राष्ट्रीय फैलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, पांचवा है राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, छठा है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, सातवां है राष्ट्रीय जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम, अगला है राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, नौवां है राष्ट्रीय यौन संचालित रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, 10वां राष्ट्रीय कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम,
11वां है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। ये भारत सरकार द्वारा ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो इसमें पहला है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से खत्म कर देना। तो जैसे पहले जितने मलेरिया के पेशेंट दिखते थे अब उतना नहीं दिखते, उनका क्या हुआ है, भारत से उन्मूलन हो चुका है, मतलब समाप्ति हो चुकी है। ना के बराबर ही वैसे व्यक्ति मिलते हैं जो मलेरिया से ग्रसित हों। तो भारत सरकार ने मलेरिया राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1953 में प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था मलेरिया बुखार पर नियंत्रण कर मलेरिया से निदान पाना। यह कार्यक्रम 5 वर्षों के लिए संचालित किया गया था। वर्ष 1958 में यह कार्यक्रम उन्मूलन कार्यक्रम हो गया, मतलब 5 वर्ष के बाद ये क्या हुआ, उन्मूलन कार्यक्रम, मतलब इसकी समाप्ति हो गई। मलेरिया रोग है तो मच्छर के काटने से होता है, उस मच्छर का नाम है मादा एनोफ्िलीज। मच्छर के काटने से क्या होगा, मलेरिया रोग होता है। तो उसके क्या करना, निदान करने के लिए और उसका उन्मूलन करने के लिए 5 वर्ष लगा। 1953 से स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ और 1958 में क्या हुआ, उन्मूलन हो गया। दूसरा है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में वर्ष 1954 से 55 में शुरू किया गया। यह कार्य भारत सरकार के पूर्ण सहयोग से पूरे देश में लागू किया गया। ये जो पूरे देश में कुष्ठ रोग, तो कब, 1954 से 55 में। ये जो कुष्ठ रोग है तो ये निकट संपर्क से फैलता है, संक्रामक रोग नहीं है। तो जब एकदम निकट संपर्क होता है तब ये रोग फैलता है। इसमें हो जाता है त्वचा पे हल्के हल्के सफेद टाइप के धब्बे दिखते हैं, या फिर हाथ में जिसको लोग बोलते हैं कोड़ी हो जाना, वैसा देखने को मिलता है। तीसरा है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। जो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1962 में प्रारंभ किया गया था। क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, उसी को हम लोग क्षय रोग के नाम क्षय रोग हुआ, या फिर तपेदिक हुआ, या फिर एचमा हुआ, ये सब भी नाम से हम लोग जानते हैं। ये होता है मतलब जो अगर टीबी से, क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति के साथ अगर हम रहेंगे तो ये रोग स्वस्थ व्यक्ति में भी हो सकता है। ये हवा के द्वारा फैलने वाला रोग है। चौथा है राष्ट्रीय फैलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। वर्ष 1955 में प्रारंभ की गई। जून 1978 से इस कार्यक्रम को मलेरिया कार्यक्रम से संबद्ध कर दिया गया। जो मलेरिया है वो भी मच्छर के काटने से फैलता है और फैलेरिया रोग भी मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन मलेरिया के मच्छर का नाम अलग है, फैलेरिया के मच्छर का नाम अलग है। जैसे मलेरिया का मच्छर का है मादा एनोफ्िलीज मच्छर और फैलेरिया का क्यूलेक्स मच्छर। फैलेरिया को हाथी पाँव के नाम से भी लोग जानते हैं। पांचवा है राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। तो वर्ष 1976 में राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया और इसे ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम के साथ व्यापक रूप से इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया गया था। ट्रेकोमा में क्या होता है, ये आंख जो होता है, आंखों की पलक के या फिर आंखों के भीतर परत पर ये प्रभावित करता है। ट्रेकोमा रोग है, इसमें आंख में क्या होगा, जलन होता है, खुजली होता है, ये जो आंख की पलकें होती हैं वो सूज जाती हैं, तो ये ट्रेकोमा में होता है। छठवां है राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम। वर्ष 1963 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उचित पोषण प्रदान करना। ये जो राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम था तो ये 1963 में शुरू हुआ था। जैसे बच्चों हुए चाहे गर्भवती महिलाएं हुई, आंगनबाड़ी पे बच्चों को राशन मिलता है, या फिर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी सुविधाएं दी जाती हैं। दाल हुआ, चावल हुआ, सोयाबीन हुआ, अंडे हुए, जो अंडा नहीं खाता उसके लिए प्रोटीन युक्त चीज़ें दी जाती हैं, जैसे में सोयाबीन हुआ या फिर मूंगफली हुआ, ये सब चीज़ें आंगनबाड़ी केंद्र पे उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसमें ज़्यादातर कौन, तो जो बच्चे होते हैं उन लोग को दिलाता है, या फिर गर्भवती महिलाएं, या फिर जो स्तनपान करा रही हैं उन लोग, वो माताओं को भी। सातवां है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया, जिसका मकसद या उद्देश्य था जनसंख्या को नियंत्रित करना और परिवार नियोजन का बढ़ावा देना। जनसंख्या पर क्या करना, नियंत्रण करना और फैमिली प्लानिंग के बारे में बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। आठवां है राष्ट्रीय जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम। वर्ष 1954 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को साफ पानी और बेहतर सफाई की सुविधा देना। जैसे में साफ पानी सरकार के द्वारा हर एक गांव, ग्रामीण क्षेत्र में टंकी लगवाया गया, जिसके माध्यम से सबके घर में पानी स्वस्थ पहुंचता है, साफ सुथरा रहता है। फिर बेहतर सफाई की भी सुविधा उपलब्ध कराया गया था। नौवां है राष्ट्रीय यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। भारत सरकार के ऐसे प्रोग्राम हैं जो यौन संबंधों से फैलने वाली बीमारियों और एड्स को रोकने और इलाज करने बनाए गए हैं। राष्ट्रीय यौन संचारित रोग 1976 में शुरू किया गया एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था। इसका प्रारंभ कब हुआ था एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का, तो 1987 में।
यौन संचारित रोग कब शुरू किया गया था? तो 1946 में। जो एड्स का HIV होता है ये वायरस होता है। एड्स जो रोग है ये एक जानलेवा बीमारी होता है। ये जो एड्स है तो कैसे फैलता है? तो यौन संपर्क से फैल सकता है, या फिर जो मतलब HIV से ग्रसित सुई हो या दवा हो के उपयोग से भी क्या हो सकता है? ये फैल सकता है। जो वायरस से ग्रसित हो, जो एड्स वायरस जो है HIV उससे अगर ग्रसित हो, इंजेक्शन जो लगा रहे हैं हम लोग अगर, तब ये रोग क्या हो? फैल सकता है। 10वां है राष्ट्रीय काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1990 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था कालाजार बीमारी को खत्म करना। कालाजार जो बालू मक्खी काटने से होती है। ये जो बालू मक्खी होती है वो एकदम मच्छर की जैसा एक छोटा सा कीड़ा होता है। ये जो बालू मक्खी है ये अस्वच्छ वातावरण में क्या होती है? फैलती है, या फिर वहां पे वो ज्यादा पाया जाता है अस्वच्छ वातावरण में, जिसको हम लोग सैंड फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। इसमें कालाजार में क्या होगा? इसमें फीवर रहेगा, व्यक्ति को कमजोरी रहेगी, लीवर हुआ या फिर प्लीहा हुआ, इसका बढ़ना होता है, मतलब बढ़ जाता है। 11वां है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। वर्ष 1975 में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी देना, जल्द जांच कराना और इलाज की सुविधा देना है। कैंसर जो है ये क्या है? एक गंभीर बीमारी है। जो कैंसर है वो क्या एक संक्रामक बीमारी या फिर बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है। ये क्या है? कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है। अगर कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, वृद्धि होते जाता है, जैसे एक छोटा सा घाव हुआ, अगर वो सूखा नहीं, धीरे 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 वो क्या हुआ और फैलते गया, तो क्या करेगा? एक कैंसर का रूप ले लेता है। अगला हेडिंग है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। भारत की स्वास्थ्य समस्याओं का निदान बेहतर ढंग से जितना होना चाहिए नहीं हो पा रहा था। यह कार्यक्रम 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य खासकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जो भी स्वास्थ्य समस्याएं थी उसका जो भी निदान था, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा था। तो इसी को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। कब? तो 12 अप्रैल 2005 को। हेडिंग है राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वास्थ्य सेवा घर घर तक पहुंचाना एवं उसका पूर्ण लाभ लोगों के बीच आसानी से प्राप्त कराना। जो भी सुविधाएं लोग क्या करना? घर घर पहुंचाना और आसानी से सबको क्या करना? प्राप्त हो सके। दूसरा है ग्रामीण के जीवन स्तर को बढ़ाना। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के जीवन स्तर को क्या करना? बढ़ाना। अगला जनसंख्या स्थिरता को बढ़ावा देना। जो जनसंख्या उसको क्या करना? स्थिर करने के लिए बढ़ावा देना, फैमिली प्लानिंग के बारे में बता के या फिर जैसे भी बता के उसको क्या करना? एक बढ़ावा देके स्थिर करना, कंट्रोल में। अगला है सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। जितने भी लोग हैं सबको एक समान और सस्ती हो, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हो कम दाम में हो, सबको क्या करना? उपलब्ध कराना। ये क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य के मुख्य उद्देश्य थे। अगला हेडिंग है राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का लक्ष्य क्या है? तो मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। जो जैसे पहले के लोग थे, कम उम्र में शादी हो जाता था, या फिर माँ जो भी लड़की थी माँ बन जाती थी, बच्चे को जन्म देती थी, तो खून की कमी की वजह से या फिर कम एज की वजह से माँ का मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता था। या फिर अगर माँ अच्छी तरह से हेल्दी नहीं रहेगी तो बच्चा भी हेल्दी नहीं रहेगा, तो बच्चों का भी मृत्यु बहुत होता था पहले। अब भी है लेकिन उतना नहीं जितना पहले होता था। तो इसको क्या करना था? कमी लाना था। फिर अगला है कुपोषण से बचाव के लिए। जो कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, इसमें एकदम बच्चे जो होते हैं एकदम सूखे पतले हो जाते हैं, कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं, मसल से एकदम क्या होता है वो गलते चला जाता है। तो उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो अगला है स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना। जो भी स्वास्थ्य शिक्षा है उसको क्या करना? प्रभावी ढंग से लागू करना। अगला है पोषण और स्वच्छता में सुधार। जो भी पोषण खाने पाने का जो है, जो पोषक तत्व, उसमें क्या करना? सुधार लाना। फिर आसपास के सर सफाई में भी सुधार। ये सब क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य हैं। अगला हेडिंग है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह कार्यक्रम 2005 में क्या की गई थी? शुरू की गई थी। जो गर्भवती महिलाएं उनको क्या करना? स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अगला पॉइंट है जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो मातृ मृत्यु दर को कम करना। जो माँ का जो मृत्यु दर पहले जितना होता था उसे क्या करना? कमी लाना। अगला है सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहित करना। अगला है आर्थिक सहयोग प्रदान करना। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना। जो भी स्वास्थ्य सेवा उसकी पहुंच को बढ़ाना। तो पहले के लोग थे तो घर पे ही प्रसव कराते थे, तो कहीं ना कहीं जो सुविधाएं अगर जरूरत रहता था तो लोगों को नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से माँ या बच्चे किसी का भी मृत्यु हो जाता था। तो उन लोगों को लालच दिया गया पैसे का या फिर राशन का। तो अंदर से सबके अंदर लालच है कि अगर हम हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराएंगे तो हमको ये चीज मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग हॉस्पिटल में जाना स्टार्ट कर दिए। तो कहीं ना कहीं मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी होने लगा। क्योंकि जननी सुरक्षा योजना में क्या था कि जो प्रसव वाली महिला थी उन लोगों को क्या करना?
सुविधाएं सरकार देती थी, जो आशा थी, अगर आशा लोग प्रोत्साहित करती थी कि नहीं हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना है तो उन लोग को भी पैसा मिलता था, और प्लस में जिनका डिलीवरी होने वाला था उनको भी मिलता था। तो आशा गांव गांव की आशा रहती थी, तो वो लोग प्रोत्साहित करती थी, उन लोग पे जोर देती कि नहीं घर नहीं करना चाहिए डिलीवरी, ऐसे वैसे सब बताती थी कि डेट कर जाएगा बच्चा या फिर माँ डेट कर जाएंगी। तो लोगों के अंदर थोड़ा डर आया। इसकी वजह से सरकार की ये जो सुविधाएं चली थी, पैसे वाला जो लालच था, इसकी वजह से बहुत सारे लोग का जो डिलीवरी होने लगा वो हॉस्पिटल में ही होने लगा प्रोत्साहित तरीके से, जिसमें माँ का भी मृत्यु कम हो रहा था और बच्चे का भी मृत्यु कम हो रहा था, क्योंकि जो भी सुविधाएं की जरूरत थी हॉस्पिटल में तुरंत मिल जाता था, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहते थे। हेडिंग है जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य क्या है। तो गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। फिर सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल को बढ़ावा देना। अस्पताल में प्रोत्साहित करना, अस्पताल में प्रसव के लिए क्या करना, प्रेरित करना कि अगर अस्पताल में कराएंगे तो जैसे पहले ही बताया था अभी उद्देश्य में ही कि पैसे का आर्थिक पैसे का लालच देके लोग हॉस्पिटल में भेजते थे। जो आशा लोग रहती थी वो बताती थी कि नहीं घर पे होने से कोई फायदा नहीं है, हॉस्पिटल में होगा तो चच्चा और बच्चा मतलब माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे, प्लस में सरकार जो पैसा देगी वो भी मिलेगा। तो क्या करना, कुछ ना कुछ लालच दे के हॉस्पिटल में आने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रसव को अच्छी तरह से माँ और बच्चे को स्वस्थ रखना, ये क्या था, लक्ष्य था। फिर सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल का बढ़ावा देना। जो भी सुरक्षित जो डिलीवरी होता है, प्रसव को हम लोग डिलीवरी बोलते हैं, उसमें नवजात शिशु का जो देखभाल होता है उसमें क्या करना, बढ़ावा देना। अगला हेडिंग है वंदे मातरम स्कीम। इसमें क्या, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच और परामर्श सेवाएं देने की एक योजना है। यह योजना 2004 में लागू किया गया था। जो वंदे मातरम है वो कब किया था, 2004 में। इसमें भी क्या था, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क मतलब बिना पैसे का प्रसव जांच हुआ या फिर कोई भी परामर्श सेवाएं हैं, जो भी सलाह देना है या फिर उनसे लेना है, कोई पैसा नहीं लेना था। फिर इसके वंदे मातरम का उद्देश्य क्या था, तो बस स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के स्तर को सुधारने पर जोर दिया जाता है। जो भी स्वास्थ्य सेवा है या फिर जो भी शिक्षा के स्तर है उसमें क्या करना, सुधार पर जोर दिया गया था, जो वंदे मातरम स्कीम था उसके माध्यम से। फिर अगला है मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। इसमें भी क्या है, मातृ मृत्यु दर में जो माता है उनके मृत्यु में कमी लाना। अगला पॉइंट, इस स्कीम के तहत महिलाओं के लिए मुफ्त में निम्न स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है, जैसे मुफ्त में सभी गर्भवती महिलाओं के लिए ओपीडी सेवा। जो भी गर्भवती महिलाएं, ओपीडी में क्या होता है, ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डायग्नोसिस या निदान। तो जो भी व्यक्ति है अगर आ रहा है, ओपीडी में होता है, एक आईपीडी होता है, एक ओपीडी होता है। तो ओपीडी में कोई भी पेशेंट आता है, दिखाता है, दवा लेता है, जांच करवाता है और चला जाता है। लेकिन आईपीडी में होता है कोई व्यक्ति आता है और उसको भर्ती ले लिया जाता है, तो वो आईपीडी होता है। लेकिन यहाँ पे ओपीडी पूछा है, मतलब ओपीडी में क्या होगा, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो क्या करेंगी, आएंगी, जो भी जांच कराना होगा तो वो अपना जांच कराएंगी, वो भी बिना पैसे का, फिर वो चली जाएंगे। फिर अगला है, प्रत्येक माह में 9 दिन मुफ्त में महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। जो प्रत्येक माह में 9 दिन जो गर्भवती महिलाएं उनको स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी फ्री में सुविधा उपलब्ध कराई गई। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट था उसका सिलेबस चैप्टर जो 3 था ये आज कंप्लीट हो गया। तो हम जो अगली वीडियो में चैप्टर 4 के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।